जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल परमार। इस लेक्चर के अंदर आज हम एक नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो जो कि कारण बनेगा कि आसमान से मछलियों की बारिश होगी। तो क्या उसकी प्रोसेस होगी, आज हम उसको जानेंगे। बट टोर्नेडो और साइक्लोन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों एक डिजास्टरस इवेंट है, एक नेचुरल कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर इवेंट है जो कि ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पर भी आते हैं। जैसे इनके पर्टिकुलर एरिया है, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आएगा, वही टेम्परेट साइक्लोन जो होगा वो टेम्परेट लेटीट्यूड्स पर आएगा। वो क्या होते हैं इस लेक्चर के अंदर आज हम जानेंगे। बट ये डिस्कस करने से पहले बेटा हम बात करते हैं कि हमने पुरानी क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने ह्यूमिडिटी देखी थी। ह्यूमिडिटी के अंदर हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की थी। ह्यूमिडिटी को डिस्कस करने के बाद हमने कंडेंसेशन देखा था। तो कंडेंसेशन के अंदर हमने क्या देखा था? फोग, मिस्ट, ड्यू एंड क्लाउड्स। क्लाउड्स को हमने अलग अलग तरीके से पढ़े थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए, आपने कमेंट किए, मैंने वो देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेनफॉल। तो रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया था। प्रेसिपिटेशन में हमने पढ़ा था किस किस बारे में? पहले तो रेनफॉल देखा था, रेनफॉल को अलग अलग पार्ट में देखा था, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। और दूसरे टाइप के प्रेसिपिटेशन कौन से थे? स्नोफॉल देखा था हमने, विर्गा देखा था हमने, हेलस्टॉर्म देखा था, स्लीट देखी थी। तो ये सब प्रेसिपिटेशन के पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पर आते हैं। तो प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स को कंप्लीट करने के बाद क्लाइमेटोलॉजी का अगला रास्ता, अगला रुख होता है चक्रवातों की तरफ, जिसे हम साइक्लोन्स बोलते हैं। साइक्लोन्स जनरली दो एरिया के अंदर आते हैं, एक ट्रॉपिकल एरिया, दूसरा टेम्परेट एरिया। साइक्लोन जब और छोटे हो जाते तो और डिवास्टेटिंग हो जाते, जैसे बोलते हैं ना, अधजल गगरी झलकत जात। जो जितना छोटा होता उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता, उतना ही उसका झलकाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मुझे ज्यादा आता है, ज्यादा समझ है। उसी तरीके से जो टोर्नेडो है वो जितना छोटा होता उतना ही ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो आज हम टोर्नेडो की बात करेंगे, साइक्लोन की बात करेंगे, दोनों साइक्लोन की बात करेंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी आपदा आती है उन आपदाओं से बचने के लिए भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था, जो कि दिसंबर में लागू किया गया था। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत दो अथॉरिटी बनाई गई थी। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल लेवल पर होती है। और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इस मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो इसके हेड होते हैं। वही दूसरी होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसके हेड होते हैं उसी स्टेट के सीएम जहां पर ये बनाई गई है। और ये किसके तहत है? इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंडर ये बॉडीज बनाई गई है। फिर जब किसी जगह पर डिजास्टर आ जाता है तो उस जगह के डिजास्टर को बचाने के लिए, देखो डिजास्टर को तो रोक नहीं सकते, जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि साइक्लोन है, उन्हें आने से हम नहीं रोक सकते। बट साइक्लोन आने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचाया जा सकता है। साइक्लोन आता है तो साइक्लोन आते से पहले लोगों को वार्न कर दिया जाता है कि आप यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, साइक्लोन आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो इसी तरीके से इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान रखे गए। दो फोर्सेस बनाई गई, एक फोर्स थी एनडीआरएफ, जिसे हम नेशनल डिजास्टर रिहेबिलिटेशन फोर्स कहते हैं, दूसरा एसडीआरएफ, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन फोर्स। मतलब इन आपदाओं से बचाने के लिए फोर्स बनाई गई। कई सारे लोग मिलते हैं, लोकल लेवल पे भी हेल्प किया जाता है, जो सही है वो भी बाकी लोगों की हेल्प करते हैं डिजास्टर से बचने के लिए। तो यहां पर ये डिजास्टर आते हैं। अब डिजास्टर हमारे पास तीन तरीके से आते हैं। एक जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर को हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हमने जियोलॉजिकल डिजास्टर? जियोलॉजिकल डिजास्टर को हमने स्टडी किया था जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। वहां पर हमने अर्थक्वेक,
सुनामी एंड वोल्केनिज्म जो पढ़े थे, दीज आर दी जियोलॉजिकल डिजास्टर। दूसरे होते हैं मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर। मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर क्या आता है? साइक्लोन, जिसे हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। दूसरा टोर्नेडो। टोर्नेडो के बाद इसी के अंदर आता है फ्लड एंड फोर्थ ड्राउट। ये सारे जो फिनोमिना है, दीज आर दी मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर, ये आसमान से होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो ड्राउट है, जो सूखा है, वो तो धरती पर होता है, फिर ये आसमान से कैसे होगा? ये इसलिए होता आसमान से क्योंकि रेनफॉल कहां से होती है? एटमॉस्फेयर से। अगर रेनफॉल ही नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा। इसलिए ये जो सारे, दिस आर दी मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर एंड दिस वन आर जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब कुछ मैनमेड डिजास्टर भी होते हैं, जैसे टेररिज्म, किसी एरिया के अंदर टेररिज्म का बढ़ जाना। दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो डिजास्टर है, दीज आर दी एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। तो इस तरीके से डिजास्टर को क्लासिफाई किया जाता है। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर में साइक्लोन और टोर्नेडो के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार एंड हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में यहां पर आपको लो प्रेशर दिख रहा है। ये लो प्रेशर का सेंटर क्लोज्ड आइसोबार से सराउंडेड है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग सेम प्रेशर। तो जहां पर सेम प्रेशर है उनको ज्वाइन किया गया। तो पहले 990 मेगाबार का है, 998, 1005, 1015 एंड 1020। मतलब 1020 से लेके तो 990 तक के जो प्रेशर है, उन प्रेशर एरिया को एक क्लोज्ड आइसोबार से कवर किया गया। और उन्हीं क्लोज्ड आइसोबार से बने हुए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है साइक्लोन। ये कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर अपीयर होता है साइक्लोन का। अब साइक्लोन दो होते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन वो साइक्लोन जो कि टेम्परेट एरिया में आएगा, टेम्परेट एरिया यानी 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होता है जो कि 10 डिग्री से लेके तो 30 डिग्री के बीच में आता है। दूसरी बात क्या बोलते हैं यहां पर? इट हैज क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड सेंट्रल लो प्रेशर। इस लो प्रेशर से बाहर की तरफ सारा जो एयर पॉकेट रहता है वो बंद रहता है, बट प्रेशर बढ़ता जाता है। यहां 998, 98, 1005, 1015 एंड 1020। मतलब प्रेशर जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में और हम आगे जानेंगे। बट ये एक स्ट्रक्चर है कि साइक्लोन वहां बनता है जहां पर लो प्रेशर हो। और लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर लो होगा, और उस लो प्रेशर को भरने के लिए इधर उधर से हवाएं आएगी। और जब हवाएं उस लो प्रेशर को भरने के लिए आएगी तो एक फोर्स पढ़ा था हमने, जिसे हमने कोरियोलिस फोर्स कहा था। कोरियोलिस फोर्स उन विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देगा। और जैसे वो विंड डिफ्लेक्ट होगी क्या होगा? ये लो प्रेशर भर नहीं पाएगा। और यहां पर राउंडिंग शेप में ये जो दिखाई दे रहा आपको, इस तरीके से साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एवरी ईयर इट लॉसेस थाउजेंड्स ऑफ लाइव। कई हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं। एंड प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ मिलियन रुपीस। कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है। जैसे कि साइक्लोन जब समंदर के पास से आते, कोस्टल एरिया को हिट करते हैं, तो कोस्टल एरिया पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो रेलवे लाइन होती है, दूसरे जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं, उनके जो फ्रीज होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बोट होती है, सब कुछ तोड़ देता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आता है। तो इसको और डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लोकेशन साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके के साइक्लोन होते हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। एक जो कि ट्रॉपिकल एरिया में चलते हैं, ये है ना 30 डिग्री के बीच में जो साइक्लोन चलते हैं, दीस आर दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये कहां चलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से एरिया में चलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में चलेंगे। वहीं 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इट मींस 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में जो साइक्लोन्स आएंगे, उन साइक्लोन्स को हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां चलेंगे? जैसा कि नाम बता रहा है, ट्रॉपिकल ओशियन के अंदर।
टेम्परेट साइक्लोन कहां चलेंगे? टेम्परेट एरिया के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो हम आगे एक एक करके जानते हैं। लास्ट तक बने रहना, कई सारी इंफॉर्मेशन हम इस लेक्चर से लेने वाले हैं। और इसके बाद ये लेक्चर आपको आपकी एग्जाम निकालने में लिए तो सहूलियत देगा ही सही, बट आपको कई सारी चीजें समझा देगा कि जो चक्रवात आते हैं वो क्यों आते हैं, क्यों उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वो हम यहां पर जानेंगे। नेक्स्ट, पहले बात करते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है इंडिया, वो ट्रॉपिकल लाइन पर आता है। जो ग्लोब है, इस ग्लोब की जो 3 लाइन है, इसमें से यहां पर आता है इंडिया। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन को पूरा समझने के बाद टेम्परेट साइक्लोन और टोर्नेडो की तरफ बढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वॉयलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरिया। तो जो ट्रॉपिकल एरिया होती है, उस ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर जो ओशियंस होते हैं, उन ओशियन के ऊपर बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा किसी भी ट्रॉपिकल एरिया की वाटर बॉडीज के ऊपर ही बनेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड मास के ऊपर नहीं बनता। जो होते हैं समुद्र होते हुए ही जमीन पर आते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनेंगे? ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर। इट मूव्स टू द कोस्टल एरिया एंड बिग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। जब ये कोस्टल एरिया की तरफ आते हैं तो बहुत तादाद में आंधियां लेकर आते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। हेवी रेनफॉल हमेशा इनसे एसोसिएटेड रहती है। आपने देखा होगा साइक्लोन कब आते हैं देश में? साइक्लोन आते हैं मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद। अब क्वेश्चन ये आता, मॉनसून का टाइम क्या है? इंडियन ज्योग्राफी तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको वो तो बताया नहीं हूं, बट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मॉनसून होता है, मॉनसून आता है कब? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इन 4 महीनों में इंडिया में मॉनसून रहता है। तो इन 4 महीनों से पहले और इन 4 महीनों के बाद का जो टाइम है, दैट टाइम इज साइक्लोन प्रोन टाइम। इस टाइम पर साइक्लोन कई सारे आते हैं। कौन कौन से मंथ में आते हैं? अप्रैल एंड मई, और बाद में अक्टूबर एंड नवंबर। इन दोनों टाइम पर इंडिया के अंदर साइक्लोन्स आते। मतलब साइक्लोन्स कब आएंगे? प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून टाइम पर। ठीक है, प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून मंथ है, उस टाइम पर इंडिया के अंदर साइक्लोन आएंगे। अब डायरेक्शन क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन आप खुद बताओगे। कैसे? हमने विंड्स पढ़ी थी, तो विंड्स में मैंने क्या बोला था कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर पर ट्रेड विंड्स आती है, ईस्टर्लीज। ईस्टर्ली विंड्स कहां चलती है? 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड्स चलती है, दैट विंड्स आर ईस्टर्ली विंड्स। और इस 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जो विंड्स चलती है, 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जो विंड्स चलती है, दैट विंड्स आर वेस्टर्ली विंड्स। तो साइक्लोन कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में कौन सी हवाएं चलती है? ईस्टर्लीज। तो साइक्लोन हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे। इसलिए आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन आया, उसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तट को टकराया, इनको हिट किया। तो साइक्लोन किस डायरेक्शन में चलते? ईस्ट टू वेस्ट। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। साइक्लोन क्या होता है? एक सर्कल होता है, एक व्रिल होता है जो घूमता है राउंड राउंड। तो कौन से राउंड में घूमता? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सदर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन आता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। आपको बस यही फैक्ट्स याद रखने, जैसे कि साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। वो कैसे रोटेट करते हैं उसकी बात हम करेंगे। कोरियोलिस फोर्स एक बार छोटा सा देखें क्या था?
कोरियोलिस फोर्स में हमने देखा था जब विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो अपने राइट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और जब विंड सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। तो उसी डिफ्लेक्शन के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन धारण करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां से क्वेश्चन पूछे गए। ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग पार्ट में क्या कहा जाता है? देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहना तो गलत बात होगी, क्योंकि सारे वर्ल्ड में बोलेंगे, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी बोल रही है कि हमारे यहां भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आया। तो जो न्यूज़पेपर से आपको न्यूज मिलेगी उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहां का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो अलग अलग एरिया के ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे जब ट्रॉपिकल साइक्लोन चाइना के पास आते हैं, साउथ चाइना सी के अंदर, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ चाइना सी के अंदर जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बेटा टाइफून। इसे नोट कीजिएगा, जब साउथ चाइना सी के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टाइफून। जब अटलांटिक ओशियन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका को हिट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के यहां पर कई सारे प्रोविंस है, जैसे फ्लोरिडा, ठीक है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, इनको जो साइक्लोन हिट करते हैं उन साइक्लोन को कहा जाता है हरिकेन्स। और वो साइक्लोन जो वेस्टर्न पार्ट में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें कहा जाता है विल्ली विल्ली। विल्ली विल्ली किसे कहा जाता है? जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में आते हैं, उन्हें विल्ली विल्ली कहा जाता है। और जो इंडिया में आते हैं जो साइक्लोन, जो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर जो साइक्लोन आते हैं, उन साइक्लोन को सिंपली साइक्लोन ही कहा जाता है। बट इन साइक्लोन को भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जो कि हमारी एग्जाम ने पूछा है कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे होता है साइक्लोन का नोमेनक्लेचर। तो आज हम उस साइक्लोन के नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे 13 देश ने 13 नाम देकर 169 नाम बना दिए और उन 169 नेम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम दिया जाता है। तो उन नाम के बारे में आज हम बात करेंगे। अगला यहां से स्टार्ट होता है कि कैसे साइक्लोन बनेगा। तो साइक्लोन के बनने के लिए क्या बताया था मैंने? साइक्लोन की डेफिनेशन, साइक्लोन इज ए सेंटर लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। एक ऐसा एरिया होगा जो कि सेंटर में लो प्रेशर होगा और वो अलग अलग आइसोबार से सराउंडेड होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे साइक्लोन। तो यहां पर साइक्लोन के बनने की कंडीशन क्या है? पहली चीज तो बेटा, साइक्लोन कहां बनते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, आई रिपीट, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे समंदर के अंदर। ट्रॉपिकल साइक्लोन जमीन पर नहीं बनते। जो ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में आते हैं, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के ऊपर बनते हैं, जिन्हें हम चक्रवात कहते हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं ओशन के ऊपर बनते हैं। तो इनको बनने का रीजन क्या है, इनकी कंडीशन क्या है जो इनके बनने के लिए जरूरी है? पहली कंडीशन कि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो ओशन का टेम्परेचर है, द ओशन टेम्परेचर मस्ट बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ ओशन का टेम्परेचर 27 डिग्री रहा तो क्या होगा? अगर 27 डिग्री है मतलब हाई टेम्परेचर है, और इफ टेम्परेचर हाई है मतलब प्रेशर लो है। पढ़ा था हमने, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। जैसे लो प्रेशर हुआ मतलब यहां पर बन जाएगा डिप्रेशन। पहले बनता है डिप्रेशन, फिर बनता है डीप डिप्रेशन, फिर आता साइक्लोन, फिर आता सीवियर साइक्लोन और फिर आता सुपर साइक्लोन। तो ये कंडीशन होती है, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा लो प्रेशर बना है। और लो प्रेशर कैसे बनेगा? समुद्र का तापमान कम होगा तो लो प्रेशर यहां पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर बीइंग अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये है बे ऑफ बंगाल एंड दिस वन इज अरेबियन सी। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में आते साइक्लोन। साइक्लोन आया कैसे? हमने बोला लो प्रेशर बन गया, ठीक है सर, बन गया लो प्रेशर। कितना बनाया हमने? यहां पर बनाया 990 मिलीबार सेंटर में। अब इस सेंट्रल लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा बेटा? यहां पर जो हमने अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर बना है, इस लो प्रेशर को
फुलफिल करने के लिए क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन से हवा आएगी। जैसे ये इस तरफ से आई, कुछ हवाएं इस तरफ से गई, कुछ हवाएं इस तरफ से आई, कुछ हवाएं इस तरफ से आई, तभी तो लो प्रेशर फुलफिल होगा। क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी एरिया पर अगर लो प्रेशर होगा तो जहां पर हाई प्रेशर है उस हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया पर हवाएं आएगी और इसे फुलफिल कर देगी। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब जैसे विंड यहां से यहां इसको फुलफिल करने के लिए गई तो कोरियोलिस ने बोल दिया रुको जरा, सबर करो। तो कोरियोलिस फोर्स ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कहां जाना चाहती थी, लो प्रेशर एरिया पर, बट कोरियोलिस ने इसे राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दिया, इसे राइट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड और इसे भी राइट हैंड साइड। मतलब विंड यहां पहुंचने की बजाय उसके राइट हैंड साइड पर घूमने लगी। और ये घूमना कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक होती है वो हमारी ऐसे चलती है और राइट हैंड के मूवमेंट के कारण ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा, विंड आएगी और इस लो प्रेशर को फुलफिल करके हाई प्रेशर बन जाएगी, खत्म काम, कौन सा साइक्लोन आने का। बट जैसे ही कोरियोलिस फोर्स आया तो कोरियोलिस फोर्स ने मना कर दिया, बोले मैं इसको भरने नहीं दूंगा, और कोरियोलिस फोर्स ने इसको घुमा दिया। और जैसे विंड रोटेट करने लगी वैसे वैसे डिवास्टेशन तेज होने लगा, गति बढ़ने लगी, साइक्लोन और सीवियर होने लग जाता है। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है, कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस विंड को किस डायरेक्शन में घुमाता, राइट हैंड साइड, तो साइक्लोन का डायरेक्शन बनता है एंटी क्लॉकवाइज। वही सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन बनता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये था कोरियोलिस फोर्स होना बहुत जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए है एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। समुद्र के अंदर लो प्रेशर बनना चाहिए। मतलब पहले तो कैसे बन जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो ओशन के अंदर लो प्रेशर बनने लगेगा। बट इससे पहले भी ओशन के अंदर लो प्रेशर होना चाहिए। पहले से ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि तापमान ज्यादा रहे और प्रेशर निम्न रहे, जो प्रेशर है वो कम रहे। वो प्रेशर कम रहेगा तो साइक्लोन की कंडीशन बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होगी। तो यहां पर प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर आता है। नेक्स्ट अपर एयर डाइवर्जन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब साइक्लोन इस टाइप का होगा, ये लो प्रेशर अलग अलग आइसोबार से कनेक्ट होगा तो विंड बीच में से ऊपर उठेगी, और जब विंड ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद विंड इस तरीके से डाइवर्ज होना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हो, विंड नीचे से ऊपर की तरफ उठ के डाइवर्ज होना चाहिए। अगर विंड ऊपर जाकर डाइवर्ज हुई तो डाइवर्ज हुई विंड नीचे उतरेगी और अगेन यहां पर आएगी, ये एक साइकिल बना लेगी। विंड का सेंटर से ऊपर उठना, ऊपर जाने के बाद आसमान में जाकर डाइवर्ज होना और फिर वापस नीचे उतर जाना, फिर साइक्लोन में जाना। मतलब ये इस तरीके से चलता रहेगा। जब ये इस तरीके से चलेगा तो क्या होगा, इसे विंड मिलती रहेगी और विंड ऊपर भी जाती रहेगी। मतलब ऊपर आसमान में हवा का डाइवर्जन होना जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन इज अपर एयर डाइवर्जन। नेक्स्ट लार्ज एंड कंटिन्यूअस वार्म एंड मॉइस्ट एयर। कंटिन्यूअसली अगर यदि उसे वार्म एयर या फिर इवापोरेट वाटर मिलता रहा तो साइक्लोन जो होगा वो बूस्ट होता रहेगा, क्योंकि साइक्लोन को एनर्जी मिलती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से। लेटेंट हीट एक छुपी हुई एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल के अंदर होती है, जो इवापोरेट होते हैं और फिर कंडेंस होते हैं। तो उसके कारण जितनी ज्यादा उसको वार्म और मॉइस्ट एयर मिलती रहेगी उतना ज्यादा साइक्लोन और तेज बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के ऊपर आते हैं। समुद्र के बाद अगर यदि लैंड पर आएंगे तो लैंड पर कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगा। और अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बना तो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र से जमीन पर आया तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई उसे बंद हो जाएगी, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेसिपेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर पहले हम एक बार सारी कंडीशंस को देख लेते हैं। पहला 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए ओशन का, बिल्कुल सही। दूसरा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। थर्ड यहां पर क्या होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, पहले से ही लो प्रेशर मौजूद होना चाहिए जो कि बूस्ट होगा इस 27 डिग्री से। फोर्थ अपर एयर डाइवर्जन, अपर एयर डाइवर्जन में क्या होगा, विंड ऊपर जाएगी
डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब वी शेप बनाना हमको, साइक्लोन का शेप वी शेप होता है, तो नीचे से विंड ऊपर उठेगी, आसमान में जाकर डाइवर्ज हो जाएगी और वापस नीचे उतर के आ जाएगी। तो अपर एयर का डाइवर्जन होना चाहिए। लास्ट कंडीशन, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मोइस्ट एंड वार्म एयर। जो वार्म और मोइस्ट एयर होती है उसका कंटिन्यूअसली अगर ओशन को, साइक्लोन को सप्लाई मिलता रहेगा, तो जो साइक्लोन होगा वो साइक्लोन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन गेन करता रहेगा। वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण उसको एनर्जी और मिलती जाएगी और साइक्लोन डिवास्टेटिंग होता जाएगा। तो ये कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब हम इस साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो इस साइक्लोन का जो सबसे बीच का पतला सा एरिया होता है, इस रीजन को कहा जाता है बेटा आई। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को चलने के लिए आंखों की जरूरत होती है, आपको भी मुझे भी, उसी तरीके से साइक्लोन को चलने के लिए भी आंखों की जरूरत होती है। और ये जो साइक्लोन का एरिया होता है आई, ये बिल्कुल काम एरिया होता है, बहुत शांत एरिया होता है। इसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, ना यहां पर बारिश होती है या ना यहां पर तेज हवाएं चलती, बिल्कुल काम एरिया होता है साइक्लोन का। और बाकी ये जो पेरीफेरी है, दिस वन इज पेरीफेरी ऑफ साइक्लोन, एंड पेरीफेरी ऑफ साइक्लोन इज मोस्ट डिवास्टेटिंग पार्ट। ये साइक्लोन का सबसे डिवास्टेटिंग पार्ट होता है पेरीफेरी। तो क्या होता था बेटा, यहां पर देखो, ये क्या हुआ अपना आई, और ये बाहर क्या हुई पेरीफेरी। तो साइक्लोन इस तरीके से आता था किसी भी एरिया के पास, तो पहले किससे टकराता था, पेरीफेरी से। वो पेरीफेरी से जाने जैसे टकराता था तो बहुत नुकसान होता था। जैसे ये एक एरिया है, यहां पर साइक्लोन आया, तो ये जैसे आएगा तो पहले इस एरिया को हिट करेगी इसकी पेरीफेरी, मतलब आउटर बाउंड्री, और यहां पर बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग कर देगी। और डिवास्टेटिंग करने के बाद धीरे धीरे आगे जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब वो धीरे धीरे आगे जाएगा तो वो पहुंच जाएंगे आई के पास। वो जैसे आई आती, आई के आने से ही एकदम वेदर शांत हो जाता है, काम कंडीशन हो जाती है। तो लोग क्या करते, धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगते हैं। और जब घर के बाहर आ जाएंगे, वो तो समझे साइक्लोन खत्म हो गया, वो लोग बाहर आते हैं, इधर उधर देखते, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया। इतने में साइक्लोन का दूसरा पार्ट आता है। पहले तो ये वाला पार्ट निकल गया पेरीफेरी, और आई आ गई, आई की कंडीशन में लोग बाहर निकल आए, वो फिर आती दूसरा पार्ट जो कि इतना ही बड़ा है, और दूसरा पार्ट आता है वो भी इसी की तरह, पहले वाले पार्ट की तरह डिवास्टेटिंग होता है। तब जाकर और नुकसान होता है। तो पहले क्या होता था, पहले पता नहीं चलता था, पहला पार्ट पार हुआ, आई में लोग बाहर आ जाते थे, वो बाहर आते से ही फिर जब दूसरा पार्ट आने लगता था तब और नुकसान होता था। फिर ये जो डिजास्टर टीम है इनने बताया, जो साइंटिस्ट है, जो मेटीरियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने बताया कि साइक्लोन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि पहले पेरीफेरी आती है, फिर आई, और फिर दूसरी पेरीफेरी। तो इस तरीके से साइक्लोन के आने के बाद भी घर के बाहर मत निकलो, साइक्लोन के खत्म हो जाने के बाद भी। तो कोई भी अगर कोस्टल एरिया में रहता हो आप सभी लोगों में से, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आई जो होती है, उस आई को कवर करके रखती है आई वॉल। ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं आई वॉल। साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो वी शेप का होता है, आपको दिख ही रहा है। और जो आई होती है, आई की लेंथ होती है 16 to 32 किलोमीटर, मतलब 16 से 32 किलोमीटर तक की लेंथ होती है आई की। वहीं पूरा जो साइक्लोन वो होता है 150 से 250 किलोमीटर तक का, मतलब 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक के एरिया में घूमता है पूरा साइक्लोन। और उस एरिया की जो आई होती है, वो आई होती है हमारी 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की। तो ये था साइक्लोन का स्ट्रक्चर। अगेन रिवाइज करेंगे, क्या देखा पहले हमने देखा साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन दो टाइप के देखे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है, क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन देखी, लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार, ठीक है, समझ गए। फिर हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग एरिया में किस नाम से जाना जाता है, तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून, हरिकेन, विल्ली विल्ली और साइक्लोन नाम से जाना। फिर हमने बनने की कंडीशन देखी, पांचों कंडीशन देख ली। अब हमने देख लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो ये होता है बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ट्रॉपिकल एरिया में चलेगा, तो ट्रॉपिकल एरिया में विंड किस तरफ से चलती, ईस्ट टू वेस्ट। जब हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है ना,
तो जैसे ईस्ट टू वेस्ट विंड्स जाती है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी ईस्ट टू वेस्ट ही आएगा। आपने देखा होगा या आपने कभी जब छोटे थे तब पढ़ा होगा या फिर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इंडिया का जो एकमात्र डेजर्ट है, क्या नाम है उसका, कमेंट करके बताना। तो इंडिया का जो डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, दैट इज इन राजस्थान। तो ये जो डेजर्ट है ये यहां पर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पानी लेकर हवाएं इस तरफ से आती है और जब विंड इस तरफ से वाटर लेकर जाएगी तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उनके पास पानी कम हो जाता है और जब वाटर उनके पास खत्म हो जाएगा तो यहां पर बारिश नहीं होगी। इसीलिए बेटा जितने भी ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उन ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट्स होते हैं। ये हमेशा पॉइंट याद रखना, ट्रॉपिकल एरिया जो है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच के जो एरिया है उन एरिया में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट्स होते हैं। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो एक एक डेजर्ट बताऊंगा जिसमें सहारा, अटाकामा, नामीबिया, पेटागोनिया, सोनोरन, विक्टोरियन, थार, रुबल खली, दस्त ए लुत, दस्त ए कावीर, जो भी डेजर्ट्स होंगे उन डेजर्ट्स की हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। बट यहां पर एक बात बता दूं कि हवा पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है इसलिए राजस्थान में कम बारिश होती है। बाकी राजस्थान में पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, वो आप लोगों को पता है वो क्यों हुई थी, वो बात अपने तक रखना है, अपने को उसको एग्जाम में नहीं बताना है। तो ये है वेस्टर्न पार्ट तक जब विंड नहीं पहुंच पाती तो यहां पर रेनफॉल कम होती है। अगेन साइक्लोन पर आते हैं, साइक्लोन चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट ट्रॉपिकल ओशन में। तो जब ईस्ट टू वेस्ट चलते तब जाकर साइक्लोन इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। ये है बेटा इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट। इस ईस्टर्न कोस्ट में यहां से जो कोस्टल एरिया चलता है दैट एरिया इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है जो कि तमिलनाडु के पास में है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। फिर जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से लेके तो उड़ीसा तक, इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार कहां? आंध्र प्रदेश से लेकर तो उड़ीसा तक, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु क्या था हमारा? कोरोमंडल। और जो कोस्टल लाइन उड़ीसा के अंदर है उसे गंजम और उत्कल कोस्ट भी कहा जाता है। तो ये थी भारत की पूर्वी तट रेखा। इस पूर्वी तट रेखा पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, उड़ीसा के अंदर बहुत आते हैं। आपने उसके बाद आंध्र प्रदेश का सुना है, तमिलनाडु का सुना है, वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन मूव करते करते छत्तीसगढ़ तक आ जाते हैं। साइक्लोन झारखंड के अंदर हमें दिखाई देते हैं। इवन मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक भी साइक्लोन का असर दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोन पूरब से पश्चिम की तरफ चलते। फिर ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई साइक्लोन नहीं आते, साइक्लोन यहां भी बनते हैं अरेबियन सी के अंदर। बट अरेबियन सी के अंदर आए हुए साइक्लोन, मोस्ट ऑफ साइक्लोन किधर जाते हैं? अरेबियन पेनिनसुला तरफ, यानी इससे वेस्ट में वो जाते हैं अरेबियन पेनिनसुला तरफ। उसके बाद कतर, यूएई, ओमान, इस एरिया को हिट करते हैं। बट ये साइक्लोन कहीं कहीं यहां भी हिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साइक्लोन कहां मूव करेंगे? पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। बट किसी एरिया पर अगर लो प्रेशर है, अगर यहां पर इंडिया पर इनकेस लो प्रेशर बन गया तो ये साइक्लोन की जो हवा है इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए आ जाएगी। और ये लो प्रेशर कैसे बनता है? ये लो प्रेशर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण बनता है। एक केस स्टडी बताता हूं आपको, 1998 की बात है। 1998 में इंडिया में हुआ था पोखरण टेस्ट। पोखरण में जो टेस्ट हुआ था उसमें न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन हुआ था। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोड किया था, न्यूक्लियर का टेस्ट किया था, तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट हुई थी। तो जैसे ही तापमान बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। वो जैसे ही यहां पर राजस्थान गुजरात वाले रीजन में लो प्रेशर हुआ तो 1998 में साइक्लोन आया था गल्फ ऑफ खंबात में। और यहां पर जो साइक्लोन आया, साइक्लोन की फितरत क्या बोलती है कि उसे ईस्ट टू वेस्ट जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जाना। बट ये पोखरण में बना हुआ लो प्रेशर उसे पीछे खींच रहा है। तो ना तो साइक्लोन आगे जा पा रहा था, ना साइक्लोन पीछे जा पा रहा था। साइक्लोन यही घूमा कई दिन तक गुजरात के पास, और कई हजारों में लोग मारे गए, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था यहां पर उस टाइम पर 1998 में, 1998 में। साइक्लोन गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो वाटर वेपर होती है जब वो ऊपर जाती है तो उनके अंदर जो लेटेंट हीट होती है, वही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरी, इट गेट डिसिपेट व्हेन मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ। जब मॉइस्चर साइक्लोन को मिलना बंद हो जाता है तब साइक्लोन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और साइक्लोन फिर खत्म कब होगा? साइक्लोन खत्म होगा कब? जब साइक्लोन एंटर करेगा कोस्टल एरिया पर।
जैसे साइक्लोन ने कोस्टल एरिया पर एंटर किया तो एंटर करने के बाद साइक्लोन क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और साइक्लोन को कम होने से कौन रोकते हैं, साइक्लोन को कम करने से फ्रिक्शन लगता है। किस चीज का, यहां पर फैले हुए पूर्वी तट पर जंगल, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ साइक्लोन से जो हवा आती है उसे धीरे धीरे कम करते हैं। दूसरा क्या, यहां पर जो पहाड़ियां हैं जो कि उड़ीसा के अंदर है, जो ईस्टर्न घाट है, पूरा ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है ये आप कमेंट करके बताना। तो ईस्टर्न घाट माउंटेन है, ये धीरे धीरे साइक्लोन के अंदर सामने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, वो धीरे धीरे साइक्लोन कम होने लगता है। तो ये कंडीशन होती है। बट क्या कर रहे हैं अब आजकल हम विकास के नाम पर पेड़ काट रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप हो रही है, वहां पर बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं, 6 लेन 8 लेन और भगवान जाने क्या क्या, इतने बड़े बड़े हमने रोड बना दिए जंगलों को काट के। तो जब साइक्लोन आएगा तो साइक्लोन पे सिर्फ उस रोड पर सिर्फ लोग नहीं चलेंगे, उस रोड पर उस स्पीड से जिसमें आपने मोटरसाइकिल चलाने के लिए बनाया था, अब वहां से साइक्लोन निकलेगा। क्यों, क्योंकि जंगल तो आपने काट दिए, जंगल को काट के आपने रोड बना दिया, और इस रोड पर अब चलेगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसीलिए साइक्लोन ज्यादा डिवास्टेटिंग होते जाते हैं, क्योंकि जो प्रकृति ने जो चीजें बनाई, जो नेचर ने हमारे लिए बनाए, वो तो हम तोड़ दिए, वो तो हम विकास के नाम पर खत्म कर दिए। तो क्या हुआ, साइक्लोन ने बोला ठीक है मैं लूंगा बदला, और साइक्लोन एंटर करता है टुवर्ड्स दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वो जाता है मिड इंडिया की तरफ। अब क्या होता है, एक कंडीशन यहां पर मैटर करती है कि साइक्लोन को पानी मिलना हो गया है बंद। तो जैसे ही साइक्लोन को पानी मिलना हुआ बंद, साइक्लोन हो जाता है धीरे धीरे कम। अब साइक्लोन कम हो गया, बट साइक्लोन जमीन पर चलते चलते कम हो गया और एकदम से अगर किसी वाटर बॉडी पर आ गया, जैसे यहां पर इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बना है महानदी के ऊपर, जिसे बोला जाता है हीराकुंड डैम। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हीराकुंड डैम किसे कहा जाता है, हीराकुंड डैम इंडिया में महानदी रिवर के ऊपर बसा है, उड़ीसा के अंदर, जो कि इंडिया का सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। तो जब इस लॉन्गेस्ट डैम के अंदर इतना ज्यादा पानी होगा और उस पानी के ऊपर से अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन पास हो गया तो क्या होगा, वो फिर से एनर्जी गेन कर लेगा, फिर से अपना स्वरूप विस्तार कर लेगा और फिर तेजी से वो आगे बढ़ेगा। तो ये होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन कि किस तरीके से वो आते हैं। तो ये उनकी डायरेक्शन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, और वही इंडिया में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अब अगली हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पर क्यों नहीं आते। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आते हैं। हमने बात की 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आते हैं, बट 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में क्यों नहीं आते, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं आते। बेटा इसलिए नहीं आते क्योंकि 0 डिग्री पर कोरियोलिस फोर्स खत्म, और कोरियोलिस फोर्स खत्म होने के कारण क्या होगा, साइक्लोन यहां पर नहीं बनेंगे। विंड्स यहां पर कैसे आती है, इस टाइप से आती है, ईस्टर्ली विंड, ट्रेड विंड हमने बात की थी, ठीक है। तो ये इतना डिवास्टेटिंग नहीं होता, यहां पर साइक्लोन नहीं बन पाते। वहीं ट्रॉपिकल एरिया में हमने क्या देखा था, इस तरीके से विंड आई और डिफ्लेक्ट हो गई। आप खुद सोचो, ये दोनों आमने सामने से आ रहे और ये दोनों साइड वाइज आ रहे, मतलब रोड पर एक बाइक सामने से आ रही और एक मैं जा रहा हूं, ठीक है, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, एक बाइक सामने से आ रही और एक कोई और बाइक जा रही, जब वो दोनों टकराएगी तो ज्यादा दिक्कत होगी, ये होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वहीं दोनों बाइक ऐसे जा रही है और टकरा जाएगी तो टकराते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो इक्वेटर पर यही हो रहा, जब हवाएं ऐसे आती है, हवाएं जब ऐसे आएगी तो आपस में टकराकर आगे बढ़ जाएगी। वही ट्रॉपिकल एरिया में विंड्स ऐसे आएगी तो डायरेक्टली आपस में आकर कोलाइड होगी। तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां पर आते हैं, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, और वही ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पर नहीं आते। कारण है कोरियोलिस फोर्स का की नामौजूदगी। अगली हम बात करते हैं नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। अब कुछ कंट्रीज ने हरिकेन नाम दे दिए, कुछ कंट्रीज ने टोर्नेडो, कुछ ने टाइफून, तो किसी ने विल्ली विल्ली। इंडिया ने नाम दे दिया सिंपल सा साइक्लोन। हमारे यहां पर इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जो साइक्लोन आएंगे उन साइक्लोन को हम साइक्लोन ही कहेंगे। बट फिर आगे जाकर दिक्कत आई, कौन से साइक्लोन ने कितनी नुकसान पहुंचाई, कौन से साइक्लोन ने क्या दिक्कत दी। तो इंडिया ने और इंडियन ओशन के अंदर जितनी कंट्रीज है उनने आपस में डिसाइड किया कि हर कंट्री अपनी साइड से 13 नाम देगी। टोटल 13 कंट्रीज है, देख रहे हो, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये सब क्रोनोलॉजिकली यहां पर जुड़े हुए। तो ये देखो, ये सारा इंडियन ओशन का मैप है। इस इंडियन ओशन के मैप के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव यहां पर है, दूसरा यमन, ओमान,
यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान एंड ईरान, इन सारी कंट्रीज ने आपस में मिलकर बोला कि हम सब मिलकर 13 नाम देते। ये टोटल कितने? 13। इन 13 कंट्रीज ने 13 नाम दिए और 13 नाम को उन्होंने कहा कि अल्फाबेटिकली हम यूज करेंगे। जैसे लास्ट टाइम साइक्लोन कौन सा आया? कमेंट करके बताओगे या मैं यही आंसर बता दूं? मैं यही बता देता हूं। लास्ट टाइम साइक्लोन आया था ताउते। ताउते नाम दिया था म्यांमार ने, ठीक है। अल्फाबेटिकली देखे तो बी पहले आया, फिर आई, फिर आई, फिर एम, फिर एम। तो म्यांमार ने नाम दिया ताउते। म्यांमार ने जो 13 नाम दिए, उन 13 नाम की लिस्ट में से नाम लिया ताउते। ताउते वहां पर एक लोकल लिजार्ड मिलती है, उस लिजार्ड के नाम पर दिया था, वोकल लिजार्ड के नाम पर। तो ताउते नाम दिया। फिर अगला साइक्लोन जो आया, ओमान ने नाम दिया उसको यास। इसने नाम दिया ताउते, ओमान ने नाम दिया यास। अब जो साइक्लोन आएगा, उस साइक्लोन को कौन नाम देगा फिर आपके हिसाब से? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी राज्य। तो पाकिस्तान इसको नाम देगा गुलाब। तो बेटा अगला जो साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन कभी भी आए, अपने घर वालों को बता देना कि अब जो चक्रवात आएगा उसका नाम होगा गुलाब। तो गुलाब नाम देगा पाकिस्तान, और उसके बाद अगला जो आएगा उसका नाम देगा कतर, जिसका नाम होगा शाहीन। तो इस तरीके से हर कंट्री अपने अपने नाम देती। जैसे इंडिया ने भी नाम दिए हैं, आकाश, मेघ, वायु, गति, अग्नि, लहर, समुद्र, ये नाम दिए हैं इंडिया ने। अब इंडिया भी अपने नाम में से एक एक नाम देगा। हर कंट्री ने नाम दिए, जैसे मालदीव ने नाम दिया हिक्का, इस टाइप से श्रीलंका ने नाम दिया, यमन ने नाम दिया। तो हर कंट्री अपने अपने नाम देती है, फिर उन नामों को लिया जाता है। तो साइक्लोन कब आएंगे? या तो मानसून से पहले या मानसून के बाद। अब मानसून होने को आया खत्म, सितंबर का टाइम आ गया है, हवाएं लौट कर जा रही है। तो जैसे मानसून खत्म होने का टाइम आया है, अब आएंगे साइक्लोन। तो जो साइक्लोन आएंगे उसमें सबसे पहला नाम दिया जाएगा गुलाब, जो देगा पाकिस्तान। तो इस तरीके से इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन को ये 13 कंट्रीज नाम देती है। ठीक है, समझ में आया? ये था नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन। अब हम बात करते हैं साइक्लोन से क्या क्या इंपैक्ट होता है। पहला इंपैक्ट, हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है साइक्लोन के कारण। दूसरा इंपैक्ट, ह्यूज डैमेज इन कोस्टल एरिया, जाहिर सी बात है जो तटीय एरिया है उस पर बहुत ज्यादा डैमेज होगा। मैनग्रूव्स अपरूटेड, जो भी मैनग्रूव्स है वो मैनग्रूव उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे साइक्लोन के द्वारा। मैनग्रूव क्या होते हैं? जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया पर जो ओशियंस होते, जो समुद्र होते हैं, उस समुद्र के अंदर एक हेलोफाइटिक इकोसिस्टम होता है। हेलोफाइटिक इकोसिस्टम, हेलोफाइट, हेलोफाइट बेटा वो प्लांट्स होते हैं जो कि खारे पानी में उगते हैं। सोल्ट टॉलरेंट प्लांट इन्हें कहा जाता है, जो नमकीले पानी में उगते हैं। तो ये खारे पानी में उगने वाले जो हेलोफाइट्स हैं, ये होते हैं मैनग्रूव्स। आप लेक्चर के बाद इंटरनेट पर सर्च करके देखना मैनग्रूव्स क्या होते हैं। तो ये मैनग्रूव्स जो होते हैं, जो कि ओशियन के अंदर होते हैं, कोस्टल एरिया के पास होते हैं, इन मैनग्रूव्स को उखाड़ फेंकता है साइक्लोन। दूसरा, लाइव्स ऑफ फिशरमैन, कई बेचारे मछुआरे जो होते हैं वो ओशियन के, समुद्र के अंदर जाते हैं अपनी नाव लेने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कि चक्रवात आ रहा है। फिर क्या होता है, मछली वाले की नाव और उसके साथ वाले मछुआरा सब आसमान में उड़ जाता है इस साइक्लोन के कारण। फिर आता है डैमेज टू द कोरल रीफ्स। कोरल एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो चट्टान की तरह दिखता है और ये समुद्र के अंदर होता है। इनको साइक्लोन डैमेज पहुंचाता है। कोरल फर्दर क्या होता है, ये एक सस्पेंस है जिसे हम ओशियनोग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इतने इंपैक्ट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। टेम्परेट साइक्लोन्स को एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से भी बुलाया गया है, और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं। तो ये बस एक कंफ्यूजिंग टर्म है, यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड के पार जो आते हैं साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड के ऊपर जो साइक्लोन आते हैं, दीस आर दी टेम्परेट साइक्लोन एंड दीस आर आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेव साइक्लोन एंड मिड लेटीट्यूड साइक्लोन। ठीक है, इनकी जो डायमीटर होती है, डायमीटर कितनी होती है, 1900 से लेके तो 2500 किलोमीटर तक। मतलब समझ रहे हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर है और टेम्परेट साइक्लोन यहां पर। टेम्परेट साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं, बट जितना जो बड़ा है उतना कम हानिकारक है। टेम्परेट साइक्लोन आराम से बारिश कराते हैं। यहां पर जो रेनफॉल होती है उसे ड्रिजलिंग कहा जाता है।
छोटे छोटे शावर्स होते हैं, आराम से साइक्लोन चलते हैं, तो ये होते हैं कौन से? टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन की लोकेशन है 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ, इन 35 to 65 degree in both the hemisphere, not only in north. Next, this cyclone comes west to east. ये साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इस एरिया के अंदर वेस्टर्ली विंड्स चलती है। हमने प्लानेटरी विंड्स पढ़ा था, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली एंड पोलार ईस्टर्ली। तो यहां पर चलती है वेस्टर्ली विंड्स, उसके कारण ये साइक्लोन आते हैं। दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट्स। यहां पर एक नाम आया है फ्रंट्स, ये क्या होते हैं उस बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्रंट्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा इनका एरिया जानेंगे। जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे टेम्परेट साइक्लोन। ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, ठीक है। दूसरे जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं दीस आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में इसके ऊपर डिफरेंस पूछा भी जा सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन किस डायरेक्शन में चलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो ये इनकी वो हुआ। अब हम बात करते हैं यहां पर एयर मासेस की। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन थे वो एयर के कन्वर्जेंस से बनते थे, बट टेम्परेट साइक्लोन एयर मासेस से बनते हैं। एयर मासेस क्या होता है बेटा? देखो, ये एक एरिया है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, वहीं ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कई दिन तक हवा रहेगी। जब वो हवा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कई ज्यादा दिन तक रहेगी तो नॉर्थ अमेरिका का जो लैंडमास है उन लैंडमास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी। मतलब इस हवा का टेम्परेचर, इस हवा की ह्यूमिडिटी, इस हवा का प्रेशर, ये तीनों चीजें कहां से एक्वायर करेगी? वो नॉर्थ अमेरिका से। एग्जैक्टली सेम जो अटलांटिक ओशन के ऊपर है वो क्या करेगी? अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, इन चीजों को एक्वायर कर लेगी। इसने क्या किया? टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को एक्वायर किया किसकी? कॉन्टिनेंटल लैंडमास की, और इसने ओशनिक लैंडमास की। तो आप खुद बताओ इसमें गर्म कौन सा होगा? जो कॉन्टिनेंट पर है वो एयर मास गर्म होगा और जो ओशियन पर है वो एयर मास ठंडा होगा। तो जब दो गर्म एयर मास, एक गर्म और एक ठंडा एयर मास आपस में आकर टकराएंगे, ये टकराएंगे क्यों? ये इसलिए टकराएंगे क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन चाहते हैं। कैसी बैलेंस कंडीशन? कि एक चाय जो होती है, चाय का जो कप होता है उसको अगर आप बाहर रख देते हो तो पूरे दिन गर्म नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होकर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में बैलेंस हो जाता है। वैसे ये एयर मास एक गर्म एक ठंडा ऐसे नहीं रह सकते धरती के ऊपर, हर चीज को डायनेमिक होना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? आपस में आकर मिलने की कोशिश करेंगे। ये जैसे ही मिलने के लिए आप पास में आएंगे, कोरियोलिस इनको घुमा देगा। वो ये जैसे ही रोटेट करेंगे यहां पर बन जाएंगे टेम्परेट साइक्लोन। An air mass may be defined as large body of air whose physical property, especially temperature, humidity, are more or less uniform. एक एयर मास जिसका टेम्परेचर और प्रेशर पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हो, ठीक है। When the air remain over a homogeneous area for a sufficient longer time, it acquires the characteristic of that area. बिल्कुल सही। जब एयर कई दिन तक किसी एक एरिया के ऊपर रहती है तो उस एक एरिया की सारी कैरेक्टरिस्टिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या बन जाएगा? एक एयर मास। और दूसरा जो दूसरी एयर समुद्र के ऊपर है उसकी प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम तापमान, तो वो उसकी प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये कॉन्टिनेंट की प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के दो बन गए एयर मास। समझ गए क्या एयर मास? एक एयर मास जो कॉन्टिनेंट के ऊपर बना हाई टेम्परेचर का, दूसरा एयर मास जो ओशन के ऊपर बना या फिर मेरी टाइम रहा वो लो टेम्परेचर का। तो ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, ये हाई और लो टेम्परेचर जैसे आकर कोलाइड करेंगे, कोरियोलिस फोर्स इन्हें रोटेट कर देगा और इनके रोटेशन के कारण बनेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स। अब यहां पर बात करते हैं फ्रंट्स की। फ्रंट्स क्या होते हैं?
जब दो एयर मास, सिंपल चीज है, कंफ्यूज मत हो, टेंशन भी मत लो, आराम से समझो, सब समझ आएगा। जब दो एयर मास आपस में आकर कोलाइड होते हैं तो जिनकी कोलिजन बाउंड्री है, जहां पर ये दोनों आकर कोलाइड हो रहे, उस कोलिजन बाउंड्री को बेटा कहा जाता है फ्रंट्स। जहां दो एयर मास आपस में आकर कोलाइड होते हैं उस कोलिजन बाउंड्री को कहा जाता है फ्रंट्स। तो जब दो एयर मास आकर कोलाइड हुए विद कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर, एक एयर मास का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, और दूसरे एयर मास का टेम्परेचर कम है, तो इस कंडीशन में फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस। उसे क्या कहा जाता है, फ्रंटोजेनेसिस। चार तरह के फ्रंट होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड ओक्लूडेड फ्रंट। ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं। पहला, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है, एक तरफ नरम दल, दूसरी तरफ गर्म दल, दोनों आपस में आकर खड़े हो गए ऐसे, ठीक है। तो एक तरफ नरम दल, दूसरी तरफ गर्म दल, ये दोनों आपस में आकर खड़े हुए, अभी लड़ना स्टार्ट नहीं किया। जब तक लड़ना स्टार्ट नहीं किया तब तक वो रहेगा आपका स्टेशनरी फ्रंट, अभी भी साइक्लोन नहीं बना। दूसरा पॉइंट, एक तरफ कोल्ड एयर मास यानी नरम दल बहुत ज्यादा एक्टिव है और गर्म दल थोड़ा कम एक्टिव है, तो नरम दल ने क्या किया, तेज जाकर उसको ठूसा मारा, अपने ऊपर उठा लिया। वो जैसे ही वार्म एयर ऊपर गई और कोल्ड एयर ने उसकी जो जगह थी उसको एक्वायर किया, तो यहां पर बन जाएगा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट कैसे बनेगा, जब कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव होगी या फिर कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव होगा। वो कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव होगा तो तेजी से जाएगा और वार्म एयर मास की जगह को घेर लेगा और वार्म एयर मास को ऊपर उठा देगा, तो क्या बन गया, कोल्ड फ्रंट। अगला वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होगा, वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव होगा तो तेजी से कोल्ड के ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब तरबूज के ऊपर चाकू गिरे या चाकू तरबूज के ऊपर गिरेगा, कटेगा तरबूज ही। तो उसी तरीके से अगर कोल्ड ज्यादा एक्टिव रहा तो कोल्ड नीचे जाएगा और अगर वोम ज्यादा एक्टिव रहा तो वोम ऊपर चला जाएगा। वोम को ऊपर ही जाना है, कोल्ड एयर मास हमेशा नीचे रहेगा, वोम एयर मास ऊपर रहेगा। जब वोम एयर मास इंटायरली ऊपर चला जाता है, जब वोम एयर, देखो ये है कोल्ड एयर मास और ये वोम एयर मास, ये दोनों, ये वोम और ये कोल्ड, तो जैसे ये टकराए तो ये पहली कंडीशन जहां पर ये नहीं टकराए, ये हुआ स्टेशनरी फ्रंट। अगर कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव है तो वोम को ऊपर चढ़ा देगा, तो ये बन गया कोल्ड फ्रंट। अगर वोम एयर मास ज्यादा एक्टिव है तो कोल्ड के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, वोम फ्रंट। और दूसरा, जब वोम एयर मास पूरा कोल्ड के ऊपर चढ़ा जाएगा, जब वोम एयर मास फुल्ली कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाएगा, अब वोम एयर सरफेस पर नहीं है, तब बनेगा ओक्लूडेड फ्रंट। और ओक्लूडेड फ्रंट जब बनता है तब साइक्लोन खत्म, साइक्लोन की खत्म होने की कगार आ जाती है। यहां साइक्लोन शुरू होता है और यहां तक पहुंचते पहुंचते साइक्लोन खत्म हो जाता है, जब वार्म एयर मास पूरा का पूरा कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लोन की प्रोसेस होती है और ये होते हैं फ्रंट्स। अब पोलर फ्रंट थ्योरी एनडीए के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोलर फ्रंट थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है, तो पोलर फ्रंट थ्योरी इज रिलेटेड टू दी टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। फ्रंट्स आ गया ना, फ्रंट कहां बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन के अंदर बनते, तो पोलर फ्रंट थ्योरी इज रिलेटेड टू दी टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन 6 स्टेजेस में बनते हैं। पहली, जब दो एयर मासेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। दूसरी, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की टेरिटरी को इंट्रूड करेगा। तीसरी कंडीशन, तब साइक्लोन पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन कि वार्म एयर मास जो है लाइटर है तो कोल्ड के ऊपर चल जाएगा, फोर्थ कंडीशन में। फिफ्थ कंडीशन में क्या होगा, ऑक्लूजन बनेगा, मतलब वार्म पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, वो कोल्ड एयर मास नीचे आ जाएगा। वो लास्ट कंडीशन तक जाते जाते साइक्लोन खत्म होने लग जाएगा। 6 स्टेजेस है, इनको बताया गया था जर्कनिस ने, वी जर्कनिस ने दिया था पोलर फ्रंट थ्योरी कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन कैसे आते हैं, वो इन्होंने इस थ्योरी के अंदर बताया था। 6 स्टेजेस बताई थी साइक्लोन के बनने से तो साइक्लोन के डाई होने तक की। अब हम बात करते हैं वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन से जो वेदर एसोसिएटेड होता है वो होता है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग होती है मतलब धीरे धीरे जो शावर होता है उसकी स्पीड भी कम कर लो, बहुत आराम से बारिश होती है और बहुत लंबे टाइम तक बारिश होती है और बहुत बड़े एरिया के अंदर बारिश होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और छोटे होते हैं और टोर्नेडो और छोटे। जो जितना छोटा वो उतना ज्यादा डिवास्टेटिंग, जो जितना बड़ा उतना कम डिवास्टेटिंग। तो ड्रिजलिंग होती है। दूसरी, रेनफॉल ओकर इन लार्ज एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हम
टोर्नेडो की, कि टोर्नेडो क्या होते हैं। एक मिनट, टोर्नेडो को डिस्कस करने से पहले हम दोनों साइक्लोन के अंदर डिफरेंस जान लेते। टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या अंतर है बेटा, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस ही ऐसी चीज है जो कि दोनों को सेपरेटली आपको लर्न करवा देगा। पहली चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रेड विंड से चलते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। वही टेम्परेट साइक्लोन जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली विंड से चलते हैं। जेट स्ट्रीम जो कि आसमान में चलती है और वेस्टर्ली विंड जो कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में चलती है, तो उससे चलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन चलते हैं ट्रेड विंड से, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल ओशियन के ऊपर बनते हैं। वही टेम्परेट साइक्लोन सीधे सिंपल लैंड और ओशियन कहीं पर भी बना दो, दोनों जगह बन जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए 27 डिग्री का तापमान बहुत जरूरी है। वहीं टेम्परेट साइक्लोन को बनने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास का होना बहुत जरूरी है, ऐसे एयर मास जिनका अलग अलग तापमान हो। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड होती 300 किलोमीटर और टेम्परेट साइक्लोन की स्पीड होती 15 किलोमीटर। आराम से जिस स्पीड से साइकिल चलती उसी स्पीड से चलते टेम्परेट साइक्लोन, और जिस स्पीड से 300 किलोमीटर से जो चलता है उस स्पीड से चलते ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, मैंने बताया था छोटे होते हैं, वहीं टेम्परेट साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। रेनफॉल जो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन से वो कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड पर होती है। मैंने बताया था ना, ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा हिट करते, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करते कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट को, वहीं टेम्परेट साइक्लोन हिट करते कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न कोस्ट को। तो टेम्परेट साइक्लोन बारिश कराएंगे कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड और ट्रॉपिकल साइक्लोन बारिश कराएंगे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर कोई फ्रंट्स नहीं होती, डज नॉट हैव एनी फ्रंट्स। वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद फ्रंट्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर फ्रंट्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली रिमेन्स फॉर 7 डेज, मतलब छोटे टाइम तक रहते, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह। वहीं टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो कई सप्ताह तक रहते, जैसे 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 1 महीना तक चलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो शेप होता है वो इलेप्टिकल होता है, V प्लस इलेप्टिकल शेप होता है ये इस टाइप का। वहीं टेम्परेट साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ V शेप के होते हैं। V शेप के ट्रॉपिकल भी होते हैं बट इलेप्टिकल भी होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के अंदर। अब हम बात करते हैं टोर्नेडो के बारे में कि टोर्नेडो क्या होता है। तो बेटा टोर्नेडो जो होता है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन समझ में आया। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या देखा था हमने, आराम से आप एक बार और वीडियो को पीछे ले जाकर देखना, और जितना जल्दी पढ़ सको उतना अच्छा है बेटा। चीजें सारी जानना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन दोनों देखना, दोनों में जो डिफरेंस है, जब उन डिफरेंस को देखोगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस टोर्नेडो की, जो कि हाथी की सुंड की तरह होता है, जो कि पतला होता है और बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो इट इज टोर्नेडो। ये लोकल एरिया की कंडीशन के कारण जनरेट होता है। किसी एरिया पर जब गर्मी ज्यादा पड़ जाती है तो टोर्नेडो जनरेट हो जाता है। टोर्नेडो एक फनल शेप में होता है। टोर्नेडो जब तक जमीन पर रहता है तो उसे टोर्नेडो कहते हैं, और जब टोर्नेडो पानी के अंदर चला जाता है तब इसे कहा जाता है वाटर स्प्राउट। जब टोर्नेडो पानी के अंदर चला जाता है तब इसे वाटर स्प्राउट कहा जाता है। एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर स्प्राउट किसे कहा जाता है? जब टोर्नेडो पानी के ऊपर चला जाता है तब उसे वाटर स्प्राउट कहा जाता है। और टोर्नेडो क्या होता है? लोकल एरिया की वेदर कंडीशन के कारण बनता है। किसी एरिया पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, इंटेंस लो प्रेशर हो गया, तो विंड तेजी से ऊपर उठती है और वहां पर बना लेती है टोर्नेडो, जो कि देखने में फनल स्ट्रक्चर का होता है, हाथी की सुंड की तरह दिखाई देता है, बट ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। अगर टोर्नेडो के बीच में कोई आ जाता है तो वो खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये होता है टोर्नेडो का स्ट्रक्चर। अब ये आपने देखा है आसमान से हुई मछलियों की बारिश, बिल्कुल सही, आसमान से मछली और मेंढक गिरते हैं। ये कब गिरते हैं बेटा? जब टोर्नेडो किसी ओशियन से पास होता है। जब टोर्नेडो और साइक्लोन ओशियन से पास होते हैं या किसी वाटर बॉडी से पास होते हैं, तो उस वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी मछलियां, मेंढक, छोटे कछुए होते हैं, ये उन सभी को उठा लेते हैं। और सभी को उठाने के बाद जब ये जैसे लैंड पर पहुंचते हैं, तो लैंड पर पहुंचने के बाद ये चीजें डिसिपेट करने लगते हैं और सारी चीजें जैसे ही नीचे गिरती तब
मछलियां, मेंढक और कछुओं की बारिश होती है। ये इंडिया में भी कई जगह हुई है, आप इसकी चीजें इंटरनेट पर देख सकते हो, इस टाइप के कई सारे फोटोज डले हैं। तो ये आसमान से हुई मछली, मेंढक और कछुओं की बारिश हमें टोर्नेडो के अंदर देखने को मिलती है, और ये जो टोर्नेडो होता है लोकल स्टॉर्म के अंदर आता है। तो अभी हमने डिफरेंस देख लिया, टोर्नेडो देख लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लिए। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन ना आए, और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल सही टिक करके आइएगा। ये मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है बेटा, आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए यहां पर सबसे जरूरी काम हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोहाइप्स। आइसोहाइप्स क्या होता? आइसोहाइप वो लाइन होती है जो सेम एलिवेशन को ज्वाइन करे। जैसे एक माउंटेन है, ये इस टाइप की माउंटेन है। अब इस माउंटेन में कई सारे एरिया है जिनकी हाइट सेम है। इन सारी सेम हाइट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोहाइप। आइसो बात क्या होता? आइसो बात वो एरिया होता है जो ओशियन के अंदर उन सारी जगह को ज्वाइन करे जिनकी डेप्थ बराबर हो। मतलब समुद्र के अंदर जिन एरिया की डेप्थ बराबर हो उनको अगर एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया जाए तो उसे आइसोबात कहा जाता है। फिर आइसोडोपेन क्या होता है? आइसोडोपेन उन सारे एरिया को ज्वाइन करता है जहां पर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बराबर होता है। जैसे कि अगर आप बस में बैठते हो तो 25 रुपए एक जगह के लग रहे, दूसरी जगह भी अगर बस में बराबर किलोमीटर के 25 रुपए ही लगते हैं तो वो हो जाता है आपका आइसोडोपेन। आइसोहेलाइन पहले भी डिस्कस कर चुके। आइसोहेलाइन समुद्र के अंदर उन जगहों को ज्वाइन करती है जहां पर सैलिनिटी इक्वल हो, वो एरिया को ज्वाइन करे जहां पर सैलिनिटी बराबर हो, उसे आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहाइट क्या होता? आइसोहाइट उन जगह को ज्वाइन करती है जहां पर सेम अमाउंट में रेनफॉल हो या फिर सेम प्रेसिपिटेशन हो। आइसोनीफ क्या होता है? आइसोनीफ उन एरिया को ज्वाइन करती है जहां पर इक्वल स्नो हो, ठीक है, जहां पर बराबर बर्फ हो। ठीक। आइसोनेफ क्या होता? आइसोनेफ उन एरिया को ज्वाइन करती है जहां पर एवरेज क्लाउड फोरकास्ट हो। मतलब कि इंडिया के कई एरिया जैसे आप दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अगर इनमें सभी में बराबर ओवरकास्ट है, एक जैसा क्लाउड कवर है, और इन सबको एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया जाए तो उस इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे आइसोनेफ। आइसोनेफ के बाद आता आइसोहाइट। आइसोहाइट वो इमेजिनरी लाइन होती है। आइसोफाइट वो इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वल हाइट के वेजिटेशन को ज्वाइन करे। इक्वल हाइट का वेजिटेशन मतलब कि जैसे कुछ पेड़ होते हैं जिनकी हाइट बहुत ऊंची होती है, 50-50 फुट के सारे पेड़ों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसोफाइट। हर वो पेड़ जिनकी हाइट बराबर है उनको एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया जाए। ये सब काम पता किससे होता है? ये काम होता है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। सैटेलाइट से ये काम किया जाता है। हम यह जाकर नहीं नापते कि सारी जगह जिनकी बराबर हाइट है उनको हम मेजर कर ले, नहीं, ये GIS से होता है। फिर लास्ट में क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट। आइसोसिस्मल, यहां पर जो है दैट इज आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल वो लाइन होती है जो उन सारी जगहों को ज्वाइन करता है जहां पर सेम इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आता है। जैसे कई सारे एरिया देश के अंदर जहां पर 6 इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आता है, ठीक है, 6 की इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आता है, इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। उन सभी जगहों को जो लाइन ज्वाइन करे उन इक्वल एरिया को, उस लाइन को कहा जाता है आइसोसिमल। नेक्स्ट, यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, इनको आपको देखना है। और साइक्लोन को समझने के लिए आपको प्रेशर बेल्ट भी जानना है, विंड का सिस्टम भी जानना है कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर विंड ईस्टर्न साइड से चलती है, वहीं टेम्परेट एरिया के अंदर वेस्टर्न साइड से चलती है। तो आपको साइक्लोन का डायरेक्शन, शेप सब समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन प्लस टोर्नेडो की बात की है। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट विंड that blow from horse latitude to the tropic equatorial region। बिल्कुल, जो 30 डिग्री हॉर्स लेटीट्यूड किसे कहा जाता है? जहां घोड़े डुबाए जाते थे। इस 30 डिग्री से जो विंड इक्वेटोरियल रीजन की तरफ चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। और इन ट्रेड विंड से चलते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट, द ब्राइटनेस ऑफ स्टार इज डिपेंड्स ऑन इट्स। ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर पुट किया है कि जो तारों की चमक होती है उस चमक का कारण क्या होता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है। पहली चीज,
साइज एंड टेम्परेचर बिल्कुल, साइज एंड डिस्टेंस विद द अर्थ बिल्कुल, साइज टेम्परेचर एंड मास, मास से नहीं होती है, बट किस चीज से होती है, साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये तीनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हमको, इसलिए डी हमारा आंसर होगा। तारा कितना बड़ा है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसकी धरती से कितनी दूरी है। जैसे सूरज भी एक स्टार है बट उसकी अर्थ से कम दूरी है, मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं है, तो वो हमें ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइक्लोन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ चाइना इज कॉल्ड टाइफून, बिल्कुल सही। जो चाइना के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहा जाता है टाइफून्स। सेकंड, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ, ये है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये वेस्ट एंड दिस नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, इट इज वेस्ट इंडीज। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ वेस्ट इंडीज आर कॉल्ड टोर्नेडो, बिल्कुल गलत। टोर्नेडो एक अलग चीज होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन गलत अलग चीज होती है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड विली विली, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन रिजल्ट इन स्टॉर्मी वेदर कंडीशन। एंटी साइक्लोन कोई साइक्लोन नहीं होते, किसी एरिया के अंदर हाई प्रेशर है तो उसे एंटी साइक्लोन कह दिया जाता है। यहां साइक्लोन वर्ड आ रहा है तो उससे कंफ्यूज मत होना। एंटी साइक्लोन मतलब स्टेबल कंडीशन, एंटी साइक्लोन मतलब ऐसा एरिया जहां पर बारिश ना हो, जहां पर हाई प्रेशर हो, जहां से विंड दूर जाए। तो एंटी साइक्लोन इज ए स्टॉर्मी वेदर कंडीशन, बिल्कुल गलत है। एंटी साइक्लोन जहां वर्ड आ जाए इट मींस स्टेबल। तो यहां पर कौन सा सही है, 1 and 3, सो सी विल बी योर आंसर। ठीक है, चाइना के अंदर आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून्स कहा जाता है, वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं उनको विली विली कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन मतलब कि दो कंट्री के बीच में बनाई गई बाउंड्री लाइन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ, तो ऐसी ये बाउंड्री लाइन है। तो इनमें से कौन सी एक जो है वो बाउंड्री लाइन नहीं है। 38 डिग्री पैरेलल, ये है एक लेटीट्यूड, 38 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो 38 डिग्री पैरेलल लेटीट्यूड किन के बीच में है, तो इट इज बिटवीन साउथ कोरिया एंड, इट इज बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे 38 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। नेक्स्ट, मेजिनोट लाइन, तो मेजिनोट लाइन इज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, इन दोनों के बीच में जो है उसे मेजिनोट लाइन कहा जाता है। डुरंड लाइन, इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो यह है डुरंड लाइन जो कि 102 किलोमीटर की। नेक्स्ट, ड्रेसडेन लाइन, ड्रेसडेन लाइन कोई इंटरनेशनल लाइन नहीं है, ड्रेसडेन इज अ रेलवे लाइन। जो ड्रेसडेन है ये एक रेलवे लाइन है जर्मनी के अंदर, सो इट इज नॉट अ इंटरनेशनल लाइन। ठीक, नेक्स्ट, क्वार्ट्जाइट इज मेटामोर्फ ऑफ, जो क्वार्ट्जाइट होता है वो किससे मेटामोर्फोस होकर बनता है। तीन तरह की रॉक पढ़ी थी हमने, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामोर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो कि ज्वालामुखी से निकलती है और बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक जो इरोड होकर बनती है, और जो रॉक अर्थ के अंदर ज्यादा तापमान तक रहे वो हो जाती है मेटामोर्फिक रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक, जो क्वार्ट्जाइट है कौन सी रॉक से मिलकर बना है, तो क्वार्ट्जाइट बना है सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन एक पत्थर है, ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक से बना। इस सेडिमेंट्री रॉक को जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे, किसी भी रॉक, इग्नियस हो सेडिमेंट्री हो, अगर इग्नियस रॉक को आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हो तो ये बन जाएगी मेटामोर्फिक रॉक। वहीं सेडिमेंट्री रॉक को आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हो तो ये भी बन जाएगी मेटामोर्फिक रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक यहां पर है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को जैसे हम बहुत ज्यादा तापमान देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्जाइट में, एंड क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामोर्फिक रॉक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज नोन एज, इट इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। जो साइक्लोन का सबसे बीच का एरिया होता है, जो सेंटर में होता है, जो काम कंडीशन के लिए जाना जाता है, वो होता है आई। वो साइक्लोन की आंख होती है जिसे देखकर साइक्लोन आगे बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट स्ट्रक्चर में उसे आई कहा जाता है, कोई वो इससे नहीं देखता। तो आई विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ चाइना सी इज पॉपुलरली नोन एज,
बहुत बार हम इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइक्लोन्स चाइना के अंदर आते हैं या फिर साउथ चाइना सी में जो आते हैं उन साइक्लोन्स को कहा जाता है टाइफून्स। टाइफून्स साइक्लोन का वो पार्ट है जो साउथ चाइना सी के अंदर आता है। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या क्लॉकवाइज चलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या परपेंडिकुलर टू आइसोबार? जी नहीं, नन ऑफ द अबव, नो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जान लिया, टोर्नेडो के बारे में जान लिया और कुछ सोल्व कर लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि कई सारी लाइंस थी। इन लाइंस को आपको देखना है, हो सकता है ये हमारी एग्जाम में आगे पूछ ली जाए। बेटा पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।